तो 80 में मेरा दावा है कि 50 सीट सिर्फ बहन जी जीत लेंगी। कह रहा हूं मैं करके दिखाऊंगा। ओवैसी साहब और बहन जी अगर हाथ मिला लें तो मोदी हटेंगे कैसे, ये बताइए, विकल्प क्या मोदी है? 1 मिनट में हट जाएंगे। दलित मुस्लिम एक साथ आ जाए, मोदी गए काम से। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल करता हूं। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में हूं। मैं इस समय ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं और इस समय हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। चेहरे से जानते होंगे, नाम से भी जानते होंगे, फिर भी मैं इनका नाम बता देता हूं। इनका नाम है हाफिज़ ग़ुलाम सरवर साहब। हाफिज़ साहब अक्सर दलित मुसलमानों के साथ आने की बात करते हैं, उनकी नुमाइंदगी की बात करते हैं और ओवैसी साहब मायावती जी को लेकर अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं। हाफिज़ साहब, मायावती जी ने एक बड़ा बयान दिया, कहा ना एनडीए के साथ जाएंगी ना तो इंडिया के साथ जाएंगी। क्या, कैसे देखते हैं इस बयान को आप? देखिए, राजनेताओं के बयान को कभी भी आखिरी बयान नहीं माना जाता है, लेकिन बहन जी इस समय तमाम राजनेताओं में एक अलग मकाम रखती हैं। उनके बयान के कई मायने निकाले जाते हैं। सो एनडीए और इंडिया वाले मायने निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर मेरे हृदय से आप पूछें जी जी। तो मैं तो सदैव ये चाहता हूँ कि नो इंडिया और नो एनडीए। हाँ। हमारा अपना एक फ्रंट होना चाहिए और वो फ्रंट सिर्फ दलित मुसलमानों का होना चाहिए। दलित मुसलमान पिछड़े अगर आज परेशान हैं तो वो इसलिए परेशान हैं कि वो विकल्प हमेशा गलत चुनने लगते हैं और विकल्प गलत चुनने के कारण उनके जो सच्चे हितैषी हैं वो भी बाध्य और मजबूर हो जाते हैं कि उन्हीं विकल्पों के तरफ अपने आप को एडजस्ट करने लगते हैं। अब होता क्या है कि मोदी जी को हटाना है, ठीक है, ये बात चल रही है, 10 साल हो गया जी, हटाओ, बहुत लंबा हो गया। भारत के लोगों का मिजाज भी है, 10-15 साल से ज़्यादा किसी को झेला नहीं, चाहे आप जितने प्रधानमंत्रियों की सूची निकाल लें। तो लेकिन हटाना है तो लाना किसको है? तो मीडिया में जब आप जाएंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो मोदी हटाओ तो राहुल लाओ। मैंने कहा भाई ये क्या मतलब हुआ? एक भाई को हटाओ, एक भाई को लाओ। अच्छा। जो जिन आप कह रहे हैं मोदी राहुल भाई 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 ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, साहब कांशीराम कहा करते थे कि एक है नागनाथ, एक है सांपनाथ। अच्छा। ठीक है, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है, हमारी लड़ाई मानसिकता से है, हमारी लड़ाई जातियों से नहीं है। हमारी लड़ाई असल में मानसिकता और व्यवस्था से है। यदि आपकी मानसिकता है कि संविधान तो अपनी जगह है, हम तो उस व्यवस्था को लागू करेंगे जो मनुस्मृति में लिखा है। अब आप देखिए कि अभी दिल्ली में आप हैं, यहाँ पिछले कई दिनों से धारा 144 लगा दिया गया है। धारा 144 के बहाने दसियों आंदोलन को जी जी। स्थगित करवा दिया गया। लेकिन इसी दिल्ली की धरती पर अभी मंडपम, आप जानते होंगे, प्रगति मैदान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का 2 दिवसीय बैठक था। हजारों लोग पूरे देश से आए, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े काफिले और तगड़ी मीटिंगें हुई। मीटिंग इंडोर जरूर था, डिस्टर्ब पूरी दिल्ली हो गई, क्योंकि उसमें गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे मंत्री शामिल हुए थे। कितना ट्रैफिक डिस्टर्ब हुआ होगा और कितने लोग डिस्टर्ब हुए। आज हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं इंडोर, तो हमारे कार्यक्रम में बीट इंचार्ज आता और कहता है कि नहीं, पता नहीं है धारा 144 लगा है, नहीं होने देंगे, ये करेंगे। भाई देश में 2 कानून कैसे? आप हजारों आदमी जमा कर रहे हैं पूरे देश से बुलाकर। जब धारा 144 दिल्ली में लागू किया गृह मंत्री के आदेश पर, तो गृह मंत्री जी को स्वयं उसका पालन करना चाहिए था और दिल्ली के बाहर जाके कार्यक्रम करना चाहिए था। खैर, आपने थर्ड फ्रंट की बात की, मैं बता रहा हूँ मुद्दे पर आता हूं। लेकिन मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। तो क्या उस मंडपम में जो कार्यक्रम हुए 2 दिवसीय, कांग्रेस ने विरोध किया क्या? जबकि कांग्रेस के कार्यक्रम को भी सरकार ने रोका। भी यूथ कांग्रेस का परसों कार्यक्रम था, रोक दिया गया। तो तुम्हारे कार्यक्रम को रोका जा रहा, तुम नहीं बोल रहे हो। हमारे क्यों नहीं बोल रहे? उनको पता है कि अगर हम बोलेंगे तो जो मानसिकता है कि मैं कर सकता हूं, यानी अमुक अमुक जाति या अमुक अमुक सोच वाले कर सकते हैं, अमुक अमुक को ये करने नहीं, यही तो है मनुस्मृति, और क्या है? तो हम लोग उस व्यवस्था के खिलाफ हैं। साहब कांशीराम ने जिस व्यवस्था की परिकल्पना की थी उसको साकार करने के लिए ये शर्त है कि भारत का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, एक सा मुस्लिम टोटल अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूँ, सिख भी, सिखों के साथ जो कुछ हुआ इस देश में वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है। ईसाइयों के साथ जो हो रहा बताने की ज़रूरत नहीं है। चर्चों पर किस तरह से हमले हो रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। मुसलमान तो महफूज है ना? नहीं, मुसलमान कहाँ महफूज है? मुसलमान के ही नाम पर तो ये सारे ड्रामे हो रहे हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मुसलमानों को सामने रखकर ही तो मनुस्मृति लाया
बताया जा रहा, मुसलमानों को ही तो खतरा बताया जा रहा। देखिए आपको याद होगा बताया गया था 2047 तक ये इस्लामी राष्ट्र बना देंगे, जब PFI वाला मुद्दा आया था तो। लेकिन अब ये 2047 तक टारगेट बता रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मतलब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आम भोले भाले हिंदुओं को ये समझाया जाता है कि अगर इस पर काबू नहीं किए, इस पर लगाम नहीं लगाए, इसका नट टाइट नहीं किए, तो ये नियंत्रण से बाहर हो जाएगा और देश में इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। ये पहले भी बोला गया था 100 साल पहले, और अंतोगत्वा देश बंटवाया गया था साजिशन। तो मोदी हटेंगे कैसे, ये बताइए, विकल्प क्या मोदी है? 1 मिनट में हट जाएंगे, दलित मुस्लिम एक साथ आ जाए, मोदी गए काम से। पूरे भारत का एक एक राज्य का मैं सर्वे दे देता हूँ, लेकिन जैसे सारे राज्य का सर्वे हमारे यूपी का दीजिए। मैं यूपी में तो सुपरा साफ हो जाएगा। हाँ, कैसे? यूपी में 20% मुसलमान है, ठीक है। 14% दलित है। नहीं 20%, 22%। मैं दलित में उन वर्गों को अब ले रहा हूं जो बहन जी पर आस्था कर रहे हैं। ठीक है। बाकी लोग जो चले गए हैं, जो नहीं, वो फिर से आ जाएं, सबको जोड़ लीजिए ना। रामराज में खुश हैं, सबको जोड़ लीजिए ना। नहीं, मैं रामदास जोड़ने में अठावले क्या को नहीं दिक्कत जोड़ सकता हूँ ना, मैं राजभर को अब नहीं जोड़ सकता हूँ ना, मैं निषाद जी को नहीं जोड़ सकता हूँ ना। भाई वो तो रामराज में खुश हैं, वो तो कह रहे हैं निषाद राज और फलां राज और राम जी को ऐसे पार चलिए, कराया, ठीक है, वैसे सर्वे वो बताइए। अलग लाइन पे सर्वे है। बताइए। हाँ। मैं 14 और 20 34 33% की तो मोदी जी की सरकार है, और जब टिकट वितरण होगा 80 सीटों पर तो पिछड़ों को भी मिलेगा, और सामाजिक ताने बाने बनेंगे तो उन जातियों के कुछ तो वोट आएंगे, वोट 40% बन जाएगा। आप बताइए 40% किसके पास वोट है, जरा सा बताइए। किसी के पास नहीं है। तो 80 में मेरा दावा है कि 50 सीट सिर्फ बहन जी जीत लेंगी, और 80 में से 50 सीट बहन जी। 50 सीट बहन जी होश में तो हैं मैं सर्वर जी। होश में हूँ, और 10 सीट MIM और पीस पार्टी जीतेगी, अगर दलित मुस्लिम यूनिटी हो गई तो। ये दावा है मेरा, और मैं कह रहा हूं मैं करके दिखाऊंगा। ओवैसी साहब और बहन जी अगर हाथ मिला लें तो मैं ये परिणाम ला के दिखा देता हूं आपको। मैं अपने बल पर कह रहा हूं, मुसलमान मूड बनाए हुए, लेकिन हो क्या रहा कि वो उधर भाग रहे हैं, वो उधर भाग रहे हैं, उसमें दिक्कत आ रहा। मुसलमान का कॉन्फिडेंस नहीं जग रहा कि बहन जी अकेले कैसे करेंगी, या ओवैसी साहब अकेले कैसे करेंगे, ये मुद्दा रहता। अब जब मिलते हैं ना तो विल पावर डेवलप होता है। अब हम कर सकते हैं। बिहार में बहन जी ओवैसी साहब मिल चुके हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 में आपने देखा होगा, अच्छा गठबंधन हुआ सवाल था। किया, अच्छा सवाल, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो मैं जवाब यूपी दे में रहा हूँ। क्या दिक्कत आ रही मैं है? जवाब दे रहा हूँ। बिहार में मिल चुके हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार में जब चुनाव की घोषणा हो गई थी, जब हेलीकॉप्टर उड़ने लगा था, तब गठबंधन हुआ था। अच्छा। उसका बहुत लाभ मिला नहीं, फिर भी लाभ मिला। बसपा को एक सीट मिला, जो जमा खान है वो बसपा से ही जीते थे, और MIM को सीट मिला, ये भी आपको पता है। तो लेकिन ये आखिरी स्टेज पर हुआ था। मैं कह रहा हूँ जल्दी से कीजिए, ताकि वो संदेश देने वाले, जो समाज को जगाने वाली जो टीम है योद्धाओं की, वो अपनी सक्रियता दिखाएं और समाज के बीच जाएं, उनको अवसर तो मिले। आप जब चुनाव शुरू हो जाएगा तो आखिरी में करेंगे तो लोग कहेंगे अरे यार, ये लोग जब कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता है ना तब करते हैं। तो प्री पोल जो अलायंस होते हैं उसमें एक माइंडसेट तैयार होता है। दलित मुस्लिम एक होगा तब जब 10-15 दिनों के अंदर ये ऐलान हो जाए कि या तो हमारा गठबंधन हो गया है या अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और हम लोग इस नीति के तहत चुनाव लड़ेंगे। हालांकि एक बात आपको बता दूं, इंडिया के लोग, इंडिया गठबंधन सो कॉल्ड गठबंधन तो अब है ही नहीं, कांग्रेस के लोग आप कह लें, गठबंधन तो खत्म ही हो गया सब जगह। कांग्रेस को लोग संपर्क में हैं बहन जी के, और वो चाह रहे हैं कि अंतोगत्वा अंतिम क्षण में भी इनको लाया जाए। उसके लिए बेशक अखिलेश को छोड़ दिया जाए, और अगर ऐसा भी हो गया अच्छा, तो भी मैं बता रहा हूँ गणित, यदि बहन जी को कांग्रेस ने शामिल कर लिया, PM चेहरा बना दिया, और PM चेहरा तो खैर कांग्रेस जिंदगी में न बनाएगी, जब खरगे को न बना रही, दलित को मैं फिर वहीं आप ले आते हैं। अरे गंगाधर ही शक्तिमान है। कांग्रेस और भाजपा कभी भी दलित को PM नहीं बना सकता। बाबू जगजीवन राम के पूरी जीवनी को पढ़ लीजिए, क्या उनको इस बार तो मजबूरी है, बनाएंगे ना? नहीं ना, मजबूरी है। उसी चक्कर में तो गठबंधन टूट गया। ममता बनर्जी ने और केजरीवाल ने तो खड़गे का नाम प्रस्ताव रखा था, तो क्यों नहीं कांग्रेस ने ऐलान किया? कब ऐलान करेगी कांग्रेस? जब तबाह बर्बाद हो जाएगी, जब 24 अक्टूबर रोड पे ताला लग जाएगा, तब ऐलान करेगी क्या? ये कोई तरीका है? भाजपा के पूरे टिकट बंट चुके हैं, घोषणा नहीं हुआ, मैं ऑफ रिकॉर्ड बता रहा हूँ। सारे टिकट का ऐलान हो गया और सारे उम्मीदवार को भेज दिया गया, जाइए आप तैयारी कीजिए। 1, 2, 3 तीनों को भेजा गया है। 1, 2, 3 हर सीट पर 3 उम्मीदवार दिया गया। देखिए रणनीति, और कहा गया कि तीनों में से किसी का यश होगा, लेकिन तीनों तैयारी में रहो। वो यश होगा प्रतिद्वंदी को देखकर, यानी सामने वाला किसको टिकट दे रहा है। यानी समाजवादी पार्टी
बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार तय होने के बाद ये लोग 3 में से 1 उतार देंगे। 3 में से 1 देंगे, और लेकिन तीनों को कसम देकर भेज दिया गया, तुम तीनों उम्मीदवार हो और तीनों अपनी ताकत लगाओ। देखिए पॉलिसी उनकी, और हमारे यहाँ एक उम्मीदवार ना अब तक है। कांग्रेस के पास कौन सा उम्मीदवार है? पूरे भारत के एक लोकसभा का नाम बताइए, दिल्ली का ही बता दीजिए आप। केजरीवाल का उम्मीदवार कौन बनेगा? दिल्ली का ही बता दीजिए नाम। कहीं कुछ नहीं है, कोई रणनीति, कोई पॉलिसी नहीं है इनके पास। सन्नाटा है क्यों फिर? सन्नाटा, राहुल गांधी जी अब यात्रा कर रहे हैं, यानी पूरे चुनाव यात्रा करेंगे। ये बूथ पे जाके बैठ जाएं कहीं, ये बूथे के लायक हैं भी, ये प्रधानमंत्री के लायक है नहीं। इनको प्रधानी का चुनाव किसी गांव से लड़वा दे। यही तो बीजेपी भी बोलती है, आप भी बीजेपी की भाषा में नहीं है, काम ही वही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने वाला रणनीति बनाएगा या अब यात्रा करेगा? अब चुनाव का बिगुल बज गया है, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, रोज इनका विकेट गिर रहा है, सब कांग्रेस के नेता भागे जा रहे हैं और अलायंस भी इनके भागे जा रहे हैं, उसके बाद भी ये खुद भागे जा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, इनको कहीं प्रधान बना के गाँव में बांध दीजिए रस्सी से। वहीं वो गाँव में जो प्रधान के लिए वो कचहरी रहता है ना, पंचायत भवन, इनका उतना ही बड़ा दायरा, ये उससे आगे ये सोच नहीं पाते। आपने कहा बहुत ही डेंजर पार्टी है, भाजपा से ज्यादा डेंजर पार्टी है कांग्रेस इस मामले में। उनको लग रहा है, क्या डेंजर है? मैं बता रहा हूँ, 10 साल से वो विपक्ष में बैठी है भैया, वो विपक्ष में भी न रहे इस बार तो ज्यादा अच्छा है। आज का गणित ये कहता है कि मोदी जी आराम से जा रहे हैं, आज का गणित कह रहा, लेकिन कांग्रेस उसको ले जाने नहीं देगी। केरल कहीं भाजपा नहीं, तमिलनाडु कहीं भाजपा नहीं, आंध्रा कहीं भाजपा नहीं, कर्नाटका में 25 के 25 सीट भाजपा के पास हैं। कांग्रेस जीत चुकी है विधानसभा में, मुख्यमंत्री उनका है। क्या 25 में 10 कम नहीं करवा सकते ये चाहेंगे तो? भाई अब तो सरकार आपकी बन गई। तेलंगाना में 4 सीट भाजपा के पास है, तेलंगाना में इनकी सरकार अभी पूर्ण बहुमत की बनी है, तो क्या वो 4 सीट छीन नहीं सकते? राजस्थान 25-26 जो भी सीट है वो टोटल भाजपा का है। मध्य प्रदेश 40-42 29 वो टोटल भाजपा, एक भी वहाँ कांग्रेस की सीट नहीं है। तो क्या कांग्रेस 1-2 सीट भी जीतने के लायक राजस्थान में नहीं है? 1-2-4 सीट जीतने के लायक मध्य प्रदेश में नहीं है? मतलब सिर्फ 2-2 4-4 भी ये डाउन कर दें तो भी मोदी जी हार रहे हैं, लेकिन ये डाउन ही नहीं करेंगे तो और अप करेंगे। यूपी में अगर 62 है तो कांग्रेस की कोशिश है कि 70 हो जाए। आपने कहा कि बहन जी के मायने जो बयान होते हैं उसके अलग अलग मायने, आप क्या बयान के मायने निकाल रहे हैं? क्या गठबंधन करेंगी आचार संहिता लगने के बाद, ऐसा मायने निकाला जा रहा है? नहीं कर सकती हैं। देखिए बहन जी का फैसला लेने का तरीका अलग है, जैसे सबसे अलग है। हमेशा आप देखिए ना, भाजपा के साथ सबने गठबंधन किया, बहन जी ने भी किया है, लेकिन बहन जी के गठबंधन को देखिए नकेल लगा कर किया, सरेंडर करके नहीं किया, नकेल लगा दिया। हाँ, नकेल लगा दिया। यही खूबी चाहिए। बहन जी के बाद खूबी दूसरी नीतीश कुमार जी में थी, लेकिन इस बार वो अब नरम पड़ गए हैं और अब नकेल नहीं लगा पाएंगे। अब तक नकेल लगाते थे। बहन जी ने जब भी गठबंधन किया भाजपा से, भाजपा को बैक फुट पर रखा, उसकी पॉलिसी को लागू होने नहीं दिया। नीतियों से समझौता नहीं होता, नेता से हो जाएगा, नीति से नहीं होगा, पार्टियों से हो जाएगा, पॉलिसी से नहीं होगा। ये बीएसपी का रूल है कि पॉलिसी से समझौता नहीं करेंगे, पार्टी से कर लेंगे। तो वो बहन जी ने किया। लोग कहते हैं भाजपा से मिल गए, मैं कहता हूँ मिल जाओ, मगर अपनी नीति लागू कर दो, उनका जो एजेंडा है उसको ध्वस्त कर दो, तब तो मजा है ना भाई, मजा ना। और ऐसे मिलके ना, आपकी बात कोई सुनेगा भी? सब सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हमको लगता है आपके वीडियो पे भी लोग सुनेंगे, कमेंट देख लीजिएगा। लोगों का मिजाज यही है, मैं लोगों के बीच जाता हूँ, लोग यही चाहते हैं कि इससे मुक्ति का यही मार्ग है। कांग्रेस के पीछे लगने से तो मसला समस्या का समाधान नहीं है। यानी अभी जो लोग नाउम्मीद हो रहे हैं कि यूपी में 74-75 बीजेपी ला रही है, उन्हें नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। कतई नहीं। 10 अगर बसपा के पास आज की तारीख में है 19 का, तो 10 से 15 होगा, 20 होगा, 18 होगा, 11 होगा, 9 नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये आपको बता दे रहा हूँ। और अगर सही ढंग की रणनीति बन गई तो वो 20, 30, 40 तक भी जा सकता है। कहीं भाजपा प्लस में नहीं है। मैंने पूरे भारत की बात आपको बता दी। दिल्ली में 7 सीट भाजपा के पास है। कांग्रेस और आम आदमी वाकई ईमानदारी से कोशिश करती तो यहाँ भी 2-3 सीट खिसका सकते थे। टोटल 70 सीटों का लॉस भाजपा को है मेरे आकलन में, अगर कांग्रेस चाहे तो। सैयद वसीम वकार साहब का एक बयान आया कि बहन जी को बिना साथ लिए आप ये लड़ाई जीत नहीं सकते। बिल्कुल सही बयान था, ये बयान मैं भी दे रहा हूँ। बगैर बहन जी के भूमिका के, देखिए लाख पार्टियां बन जाए दलितों की, लेकिन बहन जी सर्वस्वीकार, सबसे अनुभवी, परिपक्व और सारे दाव पेच को जानने वाली नेत्री हैं। इसलिए भारत में कोई भी दलित का चेहरा हो, रामविलास पासवान थे, उनका भी अपना एक दाव पेच होता था, अनुभव था, लेकिन बहन जी के पास जो प्रशासनिक अनुभव है और राजनेताओं को घुमाने का जो अनुभव है, कब किसको पटकना और किसको, आपने देखा, अरे
अरे कल्याण सिंह को इन्होंने ऐसा पटका था, आपको याद है ना, 6-6 महीने का जो एग्रीमेंट हुआ, खुद 6 महीना मुख्यमंत्री रह गए, जैसे कल्याण सिंह का नंबर आया पटक दिया। ये चीज सब में नहीं हो सकता। ये कल सरकार गिरा दी। समझिए ना, तो ये कला बहन जी में है। तो बहन जी पूरे भारत में दलितों की सर्वस्वीकार नेता हैं, इसलिए बगैर बहन जी को लिए हुए कोई बड़ा रोल आप नहीं कर सकते हैं राजनीति में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुलाम सरवर साहब को आपने सुना। सरवर साहब की बातों से आप कितने सहमत हैं, असहमत हैं, कमेंट जरूर करिएगा। प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र में आपकी राय बहुत मायने रखती है। राय ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।